को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। بدي منك ما تحارمني لبكي اللي فيها تعذبني मुंबई के करीब ठाणे में जुमेरात शाम हुए हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफा। इमारत के गिर जाने से अब तक 68 लोगों की मौत, 66 लोग जख्मी। श्रीनगर में एक हाउस बोट में एक बरतानवी खातून की लाश मिली। पुलिस ने मुलजिम को श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर वाक़ई इलाके से गिरफ्तार किया। म्यांमार में मुस्लिम कुछ हमलों को लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हलकों में शदीद बेचैनी। दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ तंजीमों की जानिब से किया जाएगा मुजाहिरा। आज ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से तहरीके इंसाफ नाम से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जलसा। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। आदाब, मैं हूं गीतांजलि, पेश खिदमत है मंजरनामा। श्रीनगर में एक हाउस बोट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बरतानवी खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक इस खातून का कत्ल एक डच शख्स ने किया है जो हाउस बोट के दूसरे कमरे में ठहरा हुआ था। पुलिस ने मुलजिम को श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर वाक़े बनिहाल के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ये भी शक जता रही है कि बरतानवी खातून के साथ इस्मत दरी भी की गई है। बताया जा रहा है कि खातून 2 महीने से हाउस बोट में रह रही थी, जबकि मुश्तबा शख्स 2 दिन पहले ही आया था। पुलिस कत्ल का मामला दर्ज कर फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से मामले की जांच में जुटी है। और मुंबई के करीब ठाणे में जुमेरात शाम हुए हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ठाणे के शिलफाटा इलाके में एक इमारत के गिर जाने से अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 66 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कई लोगों की हालत अब भी तशवीशनाक बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं लापरवाही बरतने के इल्जाम में ठाणे के डिप्टी कमिश्नर और इलाके के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को मुअत्तिल कर दिया गया है। तो दरअसल मुंबई के करीब ठाणे में जुमेरात शाम हादसा हुआ जिसमें मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि 68 लोगों के मरने की खबर जो है वो साफ हुई है और इसके साथ साथ 66 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान में तहरीके इंसाफ नाम से बड़े पैमाने पर जलसा हो रहा है, जहां पर मुल्क भर से मंदोबीन की आमद का सिलसिला जारी है। मिली काउंसिल के सदर मौलाना अब्दुल्लाह मुगैसी की सदारत में होने वाले इस कन्वेंशन के
इफ्तिताह जस्टिस राजेंद्र सच्चर करेंगे, जबकि कलीदी खुतबा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अहमदी देंगे। इस मौके पर तमाम मुस्लिम फिरकों के रहनुमा भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायाब सदर और शिया अली में दीन मौलाना सैयद कल्बे सादिक के अलावा सल्फी फिरके के रहनुमा मौलाना अली असगर इमाम मेहंदी सल्फी भी लोगों से खिताब करेंगे। तमाम आलम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों सितम के खिलाफ और हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूकों की पामाली के मद्देनजर आवाज उठाना इसे एहतजाज का मकसद है। तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के जेरे एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान में तहरीके इंसाफ नाम से बड़े पैमानों पर जलसा हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें वहां की हैं, जहां पर मुल्क भर से मंदोबीन की आमद का सिलसिला जारी है। मिली काउंसिल के सदर मौलाना अब्दुल्लाह मुगैसी की सदारत में होने वाले इस कन्वेंशन इफ्तिताह जस्टिस राजेंद्र सच्चर करेंगे, जबकि कलीदी खुतबा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहमदी देंगे। इस मौके पर तमाम मुस्लिम फिरकों के रहनुमा भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं और इनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायाब सदर और शिया आलिम दीन मौलाना सैयद कल्बे सादिक के अलावा सल्फी फिरके के रहनुमा मौलाना अली असगर इमाम मेहंदी सल्फी भी लोगों से खिताब करेंगे। तमाम आलम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ और हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूकों की पामली के मद्देनजर आवाज उठाना इस एहतजाज का मकसद है। और इसी मकसद को लिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जलसा होगा बड़े पैमाने पर और आपको बता दें कि मुल्क भर से मंदोबीन की आमद का सिलसिला जारी है और मिली काउंसिल के सदर मौलाना अब्दुल्लाह मुगैसी की सदारत में हो रहा है ये, और इस कन्वेंशन का इफ्तिताह जस्टिस राजेंद्र सच्चर करेंगे। कलीदी खुतबा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अहमदी देंगे। इस मौके पर तमाम मुस्लिम फिरकों के रहनुमा भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। इनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायाब सदर और शिया आलिम दीन मौलाना सैयद कल्बे सादिक के अलावा सल्फी फिरके के रहनुमा मौलाना अली असगर इमाम मेहंदी सल्फी भी लोगों से खिताब करेंगे। तमाम आलम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ और हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूकों की पामाली के मद्देनजर आवाज उठाना इस एहतजाज का मकसद है। और इस हो रहे पूरे जलसे का जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने। इस वक्त हम रामलीला मैदान में हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का एक बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, यहाँ सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे तहरीके इंसाफ सम्मेलन इस समय नाम दिया गया और यहाँ पे तमाम जो बड़े नेता हैं, लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और खास करके इस पूरे जो इस तहरीक मिल्ली काउंसिल के तहत जो एक मूवमेंट की जो शुरुआत हुई है उसमें सबसे बात यह है कि राजेंद्र सच्चर, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर जो पूर्व जस्टिस हैं वो यहाँ मौजूद है। डॉक्टर M.A. अहमदी जो जस्टिस रहे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जो मुसफ़ी साहब हैं जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के प्रेसिडेंट है वो यहाँ मौजूद हैं। और खास बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र सच्चर को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि उनसे तमाम चीजों पर जो भी मसले मसाइल हैं, जो मुसलमान से जुड़े हुए तमाम मसले हैं, उस पर उनके विचार जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये राजेंद्र सच्चर वही हैं जिनके अधीन एक कमेटी बनाई गई थी, मुसलमानों के हाल और तमाम चीजों को जानने की कोशिश की गई थी। इन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि मुसलमानों की हालत इस वक्त देश में क्या है। लेकिन यूपीए 1 सरकार ने वादा किया था कि इस तमाम जस्टिस सच्चर की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको वो लागू करेंगे, लेकिन 9 साल बीत चुके हैं और अभी तक यूपीए न ही सरकार और न ही यूपीए 2 सरकार ने अभी जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया है। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग आज आप आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं,
देश के हर कोने कोने से लोग आए हैं और चाहते हैं कि उनकी जो डिमांड है, उनकी तमाम चीजों को पूरा किया जाए, उनकी बातों को माना जाए, उनकी बातों पर अमल किया जाए। ये तमाम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं अपनी बातों को सुनाने के लिए, तमाम बड़े लोगों की बातों को सुनने के लिए। और खास बात ये कि ये चाहते हैं कि इन्हें इनका हक मिले, हकूक मिले, जिसकी ये लड़ाई बरसों से लड़ते चले आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि इनकी बात को सुनने वाला कोई पैदा हो। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब चमन होता है दीदावर पैदा। आज ऐसे ही दीदावर की जरूरत है उन्हें, जो इनके लिए खड़ा हो, इनके लिए खड़ा हो, इनके हकूक के लिए खड़ा हो और इन्हें हक दिला सके। कैमरामैन शर्मा के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। और केजरीवाल ने अन्ना के साथ मिलकर लोकपाल की जंग को फैसलानुक मोड़ पर छोड़ दिया था। केजरीवाल बिना अन्ना के कोई कमाल नहीं दिखा पाए। पहले वाला जोश तो था पर भीड़ नहीं थी। 14 दिन भूखे रहे पर सरकार का कोई नुमाइंदा खबर लेने के लिए नहीं आया। केजरीवाल अपने हिमायतियों का जोश बढ़ाने के लिए भले ही कह रहे हों कि अनशन का मकसद पूरा हुआ, लेकिन हकीकत कुछ और है। केजरीवाल को अनशन करने से कुछ नहीं मिला। और म्यांमार में मुस्लिम कुछ हमलों में 40 लोगों की हलाकत के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इसी के मद्देनजर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बर्मा में जारी मुस्लिम कुशी के खिलाफ कुछ तंजीमों की जानिब से मुजाहिरा किया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से म्यांमार सिफारत खाने की नजदीक धरना देकर म्यांमार हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही एहतजाजी मुजाहिरा में शामिल मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों ने पड़ोसी मुल्क बर्मा में इंसानी हुकूक के कत्ले आम, खसूसन मुसलमानों की नस्ल कुशी की बर्माई हुकूमत की सरपरस्ती के खिलाफ हुकूमत हिंद के मुदाखलत का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि बौद्ध शिद्दत पसंदों के मुस्लिम कुश हमलों में मुसलमानों का काफी जानी और माली नुकसान हुआ। म्यांमार में मुसलमान अकलियत में जबकि बौद्ध अक्सरियत में हैं। मरकजी हुकूमत अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए अब नए लोगों की भी जिम्मेदारियां दे रही है। इस सिलसिले में हमारे नामानिगार आसिफ इकबाल ने कांग्रेसी रहनुमा रशीद मसूद से खास मुलाकात की। केंद्र सरकार रोज नए नए नियम ला रही है और रोज नए वायदे। अब वायदों को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम तरह के वायदे भी होने लगी हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी जा रही हैं उन लोगों को जो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकें। हमारे साथ इस वक्त रशीद मसूद साहब हैं। इन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन तमाम जिम्मेदारी के बारे में खुद ही सबसे पहले पूछते हैं। पहले तो आपको चैनल 1 की तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद, आपको इस तरक्की के लिए, आपको इस जो भी जिम्मेदारी मिली है उसके लिए। क्या लगता है कि अब चीजों को कैसे ठीक किया जाएगा, जो चीजें आपके मार्फत होंगी उसको कैसे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसका। देखिए, चीजों को ठीक करने का सिलसिला तो बहुत दिन से जारी है, लेकिन वक्त लगता है चीजों के ठीक करने में। ये भी के जिम्मेदारी है, जो मेरे पास जिम्मेदारी गई है, उसका कोई ताल्लुक इलेक्शन से नहीं है। ये तो एक अलग बिल्कुल सेपरेट चीज है। इलेक्शन की जिम्मेदारी में तो हमें पहले से दिया हुआ है जोन। उस जोन में हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमने प्रदर्शन और वो शुरू कर दिए हैं। पहले करते नहीं थे। जब लाइट में रहेंगे तो फिर फायदा भी मिलेगा। साहब, वही सवाल था कि पहले आप जो भी कहा गया था, जिस तरीके से आप कर रहे थे, चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आप भी मानते हैं कि जब चीजों अगर कुछ पावर आपके हाथ में हो, कुछ करने का एक आपको ताकत दी जाए, तो उससे बेहतर तरीके से सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही। देखिए, उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है और इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ेगा, पश्चिम में भी आपको दिखाई देगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि अभी जो लोग आ रहे हैं जिस तरीके पर और प्रोग्राम मांग रहे हैं, तो वो प्रोग्राम दे जाएंगे तो जब भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। किस फील्ड में आपको काम करना होगा, मतलब किसका ख्याल आ जाएगा? देखिए, ग्रास रूट लेवल पे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है छोटा, इन सबकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लड़ाई बड़े आदमी तो खुद अपनी लड़ाई लड़ लेता है,
लड़ाई तो छोटे आदमी की लड़नी पड़ती है जो त्रस्त है आज उत्तर प्रदेश की सरकार की पॉलिसी से। लेकिन अब तो आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को देखना होगा, देश के हर कोने में भी जाना होगा। हाँ, देश में भी जाएंगे, जहाँ पार्टी भेजेगी जाएंगे वहां पे जरूर। चीजों को बेहतर किया जा सकता है जो बिल्कुल 100%। देखिए 101% मैं तो आश्वस्त हूं कि कांग्रेस की सरकार 2014 में आएगी, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बीजेपी के पास अभी तक लीडरशिप ही का मसला हल नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी उतावले हो रहे हैं कि उनको जल्दी जल्दी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, दूसरे उनको चाहते नहीं है। 10 आदमी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बैठे हुए हैं, बयानात भी देते रहते हैं। गडकरी को हटाया गया है, राजनाथ जी को लाया गया है, वो भी तक फिट नहीं हो पाए हैं, सही तरीके से अपनी टीम भी नहीं बना पाए हैं। ये सारी चीजें हैं, कोई अल्टरनेटिव नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी जब भी पीएम बनना चाहें हम उनका स्वागत करते हैं, तो ये मतलब क्या कहेंगे इसको बेहतर तरीके से चीजें? देखिए, राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने में कोई रुकावट कभी है ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी की प्रायोरिटी पे प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पागल हो जाएं। वो कहते हैं कि पहले तेरी प्रायोरिटी है पार्टी को दुरुस्त करना, ठीक करना। जब ये हो जाएगा तब उसके बाद देखा जाएगा, बाकी चीजें सब सेकेंडरी है। 2 पावर सेंटर के लिए भी उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे और अध्यक्ष जो हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम लोग बहुत मिलकर काम करते हैं। देखिए, इस 5 साल के अंदर कोई एक वाकया बताइए जहां कंट्राडिक्शन आया हो दोनों में। जब कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं है तो फिर मतलब ये सवाल ही वो उठाते हैं जो जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है अपोजिशन के लोगों के पास, तो इसी सवाल को उठा देते हैं। भाई कोई 5 साल में कोई कंट्राडिक्शन आया हो तब तो इस मुद्दे का कोई जवाब है। जब कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं हुआ तो फिर जवाब कहाँ है इसका? आप मानते हैं कि इन तरह की चीजों का कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ विकास के कार्यों पर और तमाम अच्छी चीजों पर? बिल्कुल विकास के कार्यों पर ही होना चाहिए, पार्टी के मजबूत बनाने पर गौर करना चाहिए। इन चीजों पर ये तो एक कहावत है ना कि भाई लोग अपना करते रहते हैं, जो मुसाफिर होता है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब। मसूद साहब कह रहे हैं कि मुतमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। कांग्रेस की हालत भी अभी वैसी ही है। कह रहे हैं तमाम परेशानियों के बावजूद हम कांग्रेस के एक सिपाही की तरह काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाने का काम करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। और यह वक्त एक वक्फे का है, फौरन लौटते हैं। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ,
ढेरों फायदे पा। वक्फे के बाद खैर मकदम है। एक बार फिर दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी है। शुमाली कोरिया ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसने अपनी फौज को अमेरिका पर एटमी हमले करने की इजाजत दे दी है। जराये के मुताबिक शुमाली कोरिया की फौज से मंसूब एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका की जारिहाना पॉलिसी और जौहरी खतरे को सख्ती से कुचला जाएगा और इस बारे में सख्त कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि हमने बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस को मुतला किया था और इसके अमेरिका की जरा सी गलती अमेरिका को जौहरी हमले में पाश कर सकती है। शुमाली कोरिया ने ऐलान करते हुए कहा है कि उसने अपनी फौज को अमेरिका पर एटमी हमला करने की इजाजत दे दी है। शुमाली कोरिया की फौज से मंसूब एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका की जारहाना पॉलिसी और जौहरी खतरे को सख्ती से कुचला जाएगा और इस बारे में सख्त कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है। बयान में फौज का कहना है कि हम बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस और अमेरिकी महकमा दिफा को मुतला करना चाहते हैं कि अमेरिका की शुमाली कोरिया के लिए जारहाना पॉलिसी और उससे लाहक जौहरी खतरे को अवाम और फौज का अज़म और एक छोटा सा जौहरी हमला पाश कर देगा। साथ ही इस सिलसिले में इनकलाबी अफवाज के बेरहमाना ऑपरेशन का हतमी जायजा लेने के बाद उसकी मंजूरी दे दी गई। बयान में यह भी मुतनब्बे किया गया है कि जजीरा नुमा कोरिया में 1 से 2 दिन में जंग छिड़ सकती है। वहीं अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस बयान को गैर तामीरी करार देते हुए कहा है कि इससे हालात बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। उनका यह भी कहना था कि इन इश्तियाल अंगेज बयान में से एक है जो शुमाली कोरिया को आलमी बिरादरी से मजीद दूर ले जा रहा है। वहीं अमेरिकी वजीर दिफा चक हेगल ने भी कहा है कि शुमाली कोरिया जिस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है वो एक वाज़ेह खतरे की निशानियां हैं। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया की जानिब से ताज़ा बयान अमेरिका के बहरहाल काहिल में अपने जजीरा गवाम में इंतहाई जदीद बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम नस्ब करने के ऐलान के बाद सामने आया है। वहीं शुमाली कोरिया गुज़िश्ता हफ्ते कुछ हफ्तों से जनूबी कोरिया और उसके इत्तेहादी अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की धमकियां दे रहा है। अमेरिका इससे पहले शुमाली कोरिया के खतरे से निपटने के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई मिसाइल निजाम को तंसीब की तस्दीक कर चुका है। इसके अलावा 2 अमेरिकी तैयारा बरादरी बहरी जहाज पहले ही इलाके में पहुंच चुके हैं। वहीं पेंटागन की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इंतहाई जदीद दिफाई निजाम आने वाले हफ्तों में जजीरा गवाम में नस्ब कर दिया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने और अपने इत्तेहादियों का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाज़ेह है कि कुछ हफ्ते पहले शुमाली कोरिया ने बहरहाल काहिल में अमेरिकी जजीरा गवाम और रियासत हवाई को निशाना बनाने की धमकी दी थी। दरअसल शुमाली कोरिया अपने हालिया जौहरी धमाके के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों की वजह से इंतहाई नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने कहा कि शुमाली कोरिया अपने मनफी बयानात में बहुत आगे निकल चुका है और इस संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब जनूबी कोरिया के वजारत खारजा का कहना है कि शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल पर दरमियानी तरज़ तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने शुमाली कोरिया से अपील की है कि वो अपना रवैया बदले। उन्होंने कहा कि जजीरा नुमा कोरिया में किसी भी गैर जरूरी बहरान पर तशवीश है और इसके बहुत संगीन नताइज निकल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर वाज़ेह धमकी खेल नहीं बल्कि ये बहुत ही संजीदा है। बान की मून ने फरीक़ैन से अपील की है कि वो कशीदा सूरत हाल में मालूम पर लाते हुए मुज़ाकिरात करें। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया की फौज की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि उसने अपनी फौज को अमेरिका पर एटमी हमला करने की इजाजत दे दी है और अमेरिका की खारजा पॉलिसी और जौहरी खतरे को सख्ती से कुचला जाएगा। और आज शुमाली कस्बे में बागी जंगजुओं के साथ झड़पों में 80 फौजी हलाक हो गए जबकि 250 के करीब जख्मी। शामी फौज के हुकूमत से जख्मी फौजियों के इलाज के लिए फौरी मदद पहुंचाने की अपील की। मेडिकल बटालियन ने शामी हुकूमत के 24 घंटों में मुदाखलत की अपील की है। शाम के शुमाली कस्बे अर्रुक़ा में बागी जंगजुओं के साथ झड़पों में 17वीं आर्म डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 80 फौजी हलाक और 250 जख्मी हो गए हैं। शामी फौज की एक मेडिकल बटालियन ने वहां जख्मी फौजियों के इलाज मुआलजे के लिए फौरी मदद मुहिम पहुंचाने की अपील की है। मेडिकल बटालियन ने शामी हुकूमत से आइंदा 24 घंटों में
अरोका में मुदाखलत की अपील की है और कहा है यहाँ सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। हमारे पास खुराक, पानी, बिजली कुछ भी मौजूद नहीं है और तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से जख्मी फौजी मौत के मुंह में जा रहे हैं। अरोका में शामी फौज का अड्डा 5 किलोमीटर इलाके पर मुहित है और वहाँ उसकी 17वीं आर्म डिवीजन तैनात है। इस वक्त उसका जैश-उल-हिंद ने 4 अतराफ से मुहासरा कर रखा है। इसके बाद से शामी फौजियों को हेलीकॉप्टरों या पैराशूट्स के जरिए खुराक पहुंचाई जा रही है। बागियों ने इस अड्डे के करीब 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कबल अज़ीं बुध को जैश-उल-हिंद ने दरा में शामी फौज की 49वीं बटालियन के अड्डे पर कब्जा कर लिया था। शामी फौजियों ने शदीद झड़पों के बाद इस अड्डे को खाली करा लिया। इस अड्डे पर असलहा का एक बड़ा डिपो भी मौजूद था और शामी फौज उसको दरा शहर और नवाही कस्बों पर गोलीबारी के लिए इस्तेमाल करती रही, जिसके नतीजे में दरा के अलावा 2 और कस्बों उल्मा और गजाला में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और इसके नतीजे में 30,000 से ज्यादा अफराद बेघर होने पर मजबूर हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अमेरिका और उर्दन के सेक्रेटरी इरादो ने मुश्तरका तौर पर शामी सदर बशारुल असद फौज के खिलाफ लड़ने वाले बागियों को तरबियत का अमल तेज कर दिया और उन्हें टेक शिकन हथियार चलाने की तरबियत भी दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका इब्तिदा से शामी बागियों को सऊदी अरब और तुर्की के रास्ते हथियार फराहम करा रहा है। जराये के मुताबिक बागियों को ट्रेनिंग देने का काम जून तक मुकम्मल होना था, लेकिन कुछ इलाकों में बागियों को मिली कामयाबियों के मद्देनजर तरबियत का काम इसी माह मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अमेरिका और उर्दन के सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका तौर पर शामी सदर बशर असद की फौज के खिलाफ बरसरे पेकार बागी जंगजों की तरबियत का अमल तेज कर दिया है और उन्हें टैंक शिकन असला चलाने की तरबियत दी जा रही है। अमेरिकी जराये के मुताबिक एक रिपोर्ट में उर्दनी और अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि शामी बागियों की तरबियत का अमल पिछले साल शुरू हुआ था और उसमें शाम की जुनूबी सरहद के साथ बफर जोन के कयाम पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही अखबार ने उर्दन के सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से लिखा है कि इस वक्त बागी फौजी और जंगजुओं पर मुश्तमिल जैश-उल-हिंद के 3000 अफसरों को तरबियत दी जा रही है। पहले से तयशुदा निजामुल औकात के मुताबिक उनकी तरबियत जून के आखिर में मुकम्मल होना थी, लेकिन शाम के सरहदी इलाकों में जैश-उल-हिंद की हालिया कामयाबियों के पेश नजर इन अफसरों की तरबियत इसी माह के आखिर तक मुकम्मल की जा रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बागियों के जेर कब्जा इलाकों को बफर जोन बनाने का मकसद उनको शामी फौज के मुनहरफीन के लिए महफूज पनाहगाहों में तब्दील करना है ताकि वो आजादाना तौर पर इधर आ सके। इसके अलावा इंसानी इमदाद की भी मुतासरीन तक आजादाना रसाई को यकीनी बनाया जा सके। वहीं उर्दन के एक तज्जियाकार का कहना है कि शाम के सरहदी इलाकों में बफर जोन के कयाम के जरिए ही तनाज़े को उर्दन से दूर रखा जा सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह जर्मन के एक अखबार ने भी शामी बागियों को उर्दन में तरबियत देने की इत्तला दी थी। अलबत्ता उसने तरबियत देने वाले अमेरिकी माहिरीन के बारे में शक का इजहार किया था और कहा था कि अभी तक ये नहीं पता लगा है कि ये तरबियत फौज के जरिए दी जा रही है या प्राइवेट फर्मों के जरिए। साथ ही जर्मन अखबार ने लिखा था कि इस फौजी तरबियत में शामी बागियों को टैंक शिकन हथियार इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जर्मन अखबार के मुताबिक उर्दन की इंटेलिजेंस सर्विसेज शामी बागियों को तरबियत देने में मसरूफ है और उसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि उर्दन से ताल्लुक रखने वाले सलफी दहशतगर्दों को सरहदी अबूर करके शाम जाने से रोका जाए ताकि वो वहाँ से वापस आकर उर्दन में किसी तरह की दहशतगर्दी न फैलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحارمني نبكي اللي أتعذبني विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी।
विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया।